बच्चों, अपनी इतिहास की किताब निकालिए और उसका पेज नंबर 55 खोलिए। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। फर्स्ट रो से सागर पहली और दूसरी हेडिंग पढ़ेगा। उसके बाद सात बेटी दिया आगे की दो हेडिंग पढ़ेंगी। जोर से पढ़ना है बेटा हेडिंग। इसी तरह उनके पीछे बैठे बच्चे एक के बाद एक आगे की रीडिंग करते जाएंगे। ठीक है ना बेटा? यस सर। साइलेंस क्लास। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार विषय है। हाँ राधिका, देख चित्र भी कितना अच्छा है। उस समय खुदाई में कितनी चीजें निकली होंगी। सभी बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित हैं, सिवाय देव के। देव एक दृष्टि दिव्यांग छात्र है और उसकी कक्षा में पढ़ने वाले बाकी सभी बच्चे साइटेड। जितनी आसानी से बाकी सभी छात्र अपनी पढ़ाई करते, मेधावी होते हुए भी देव पिछड़ जाता। काश मैं भी सबकी तरह अपनी किताबें पढ़ पाता और उसमें कौन से चित्र बने हैं वो भी समझ पाता। काश मेरी किताबें भी मेरे लिए सुगम्य होती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ देव की ही नहीं है, बल्कि उन सभी दृष्टि दिव्यांग होनहारों की है जो खूब पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा की रोशनी से अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं सुगम्य पाठ्य सामग्री के अभाव में वे पीछे रह जाते हैं। हालांकि बदलते दौर में ये तस्वीर भी बदल रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने अनेक प्रयासों से दिव्यांगजनों को समाज में समान अधिकार और अवसर दिलाने की राह पर अग्रसर है। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है DALM यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल्स परियोजना, जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सिब्डा स्कीम के तहत प्रगति पर है। दृष्टि दिव्यांग छात्रों के लिए अधिकांश संगठन और विशेष स्कूल विभिन्न पाठ्य पुस्तकों और सीखने की सामग्री तक पहुंच बनाने के लिए भिन्न भिन्न सुगम्य प्रारूप प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं और इस कार्य को बल प्रदान करने के लिए DALM परियोजना मुख्य भूमिका निभा रहा है। इस परियोजना में विभिन्न सुगम्य प्रारूप में पाठ्य सामग्री जैसे ब्रेल पुस्तकें, टेक्सटाइल डायग्राम, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, टॉकिंग बुक्स, नैरेटेड वॉइस और ई-पब पुस्तकों के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसीज को आवर्ती और गैर आवर्ती अनुदान दिया जा रहा है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का सिद्धांत है कि सभी छात्रों को सफल होने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि दृष्टि दिव्यांग छात्रों के लिए अधिगम सामग्री और पाठ्य पुस्तक ब्रेल के अलावा कई प्रारूपों में उपलब्ध कराई जाए। DALM परियोजना के लाभार्थी कौन होंगे? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनकर आप खुद सुगम्य पाठ्य सामग्री का निर्माण करना चाहते हैं तो क्या मानदंड है? परियोजना से जुड़े इस तरह के अनेक सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर पंकज कुमार से। आप इस परियोजना के नोडल अफसर हैं और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में कार्यरत हैं। दोस्तों, इस चर्चा को खास आपके लिए लाए हैं, आप जरूर सुनिएगा। हो सकता है आप या आपके जरिए कई और दृष्टि दिव्यांगजनों तक शिक्षा सुगम्य रूप में पहुंच पाएगी और सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान का नारा देश विदेश में गूंज उठेगा। नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज कुमार और आप प्रभारी अधिकारी हैं एक स्कीम के जिसका नाम है DALM यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल। तो हम पंकज जी से जानना चाहेंगे कि ये स्कीम क्या है और किन के लिए है। नमस्कार। जो हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016, उसके सेक्शन 16, 17 वो प्रत्येक दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए उचित माध्यम में उनकी शिक्षा हो सके, इसके प्रावधान को सुनिश्चित करती है। और उन्हीं प्रावधानों के तहत एक स्कीम जो RPWD एक्ट के प्रावधान है, जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का मैंने हिंदी में नाम कहा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उन्हीं के कानूनी अधिकारों को कार्यान्वयन के लिए हमारे भारत सरकार ने और हमारे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज,
उसने एक योजना बनाई है जिसका नाम है सिप्डा। सिप्डा का अगर फुल फॉर्म कहें तो उसका फुल फॉर्म ही है स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RPWD एक्ट 2016। उसके जो हमारे एक्ट के जो जो प्रावधान हैं उनको किस रूप से धरातल पे उतारा जाए, उसको उसका क्रियान्वयन किया जाए, इसके लिए इसमें प्रावधान है। उसमें 16 और 17 में उनके शिक्षा की बात है, और शिक्षा को तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता है जब तक उनके लिए सुगम्य माध्यम में पाठ्य सामग्री या अधिगम सामग्री उपलब्ध ना कराए जाएं। तो उनके लिए सुगम्य माध्यम में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराए जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना आई। 2014 में ही पहले योजना आई थी, बाद में 2016 के कानून के तहत इसको बहुत स्ट्रेंथन किया गया, स्कीम को किया गया, और इसका पर्पस ही यही है कि कैसे उनको सुगम्य दिलाया जाए। तो पहले ब्रेल एक माध्यम था, तो इसलिए ये योजना शुरुआत में ब्रेल प्रेस की स्थापना पर बल देती है कि भाई पहले ब्रेल प्रेस पूरे देश में स्थापित किए जाएं, और इस योजना को ही मॉडिफाई करके अभी 2023 नवंबर से इस योजना में और भी जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए, क्योंकि आप जानती हैं कि सिर्फ ब्रेल ही एकमात्र सुगम्य फॉर्मेट नहीं है, कई सारे ईपब हैं, टॉकिंग बुक्स हैं जो डेजी जो आप यहाँ बनाते भी हैं, और कई सारे और भी हमारे सुगम्य फॉर्मेट हैं जिसमें लार्ज प्रिंट भी एक फॉर्मेट है। अब इन फॉर्मेट्स को भी इसमें शामिल किया गया ताकि इनका भी दृष्टि दिव्यांग बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। और इसके लिए इस परियोजना के तहत हम अभी तक 24 हमारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि क्यों इस स्कीम की जरूरत पड़ी। अभी हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लर्निंग मटेरियल समझ आता है हमें। अगर हम एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल की बात कर रहे हैं तो एक्सेसिबल में कौन कौन से फॉर्मेट हैं, हम एक एक करके उस पर आपसे जानना चाहेंगे। इस परियोजना की जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी हम लोगों ने जो एक्सेसिबल सुगम्य फॉर्मेट हैं उनकी व्याख्या भी की है। तो ऐसे सुगम्य फॉर्मेट कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य फॉर्मेट हैं जिनको हमने इस परियोजना में सम्मिलित भी किया है, जैसे ब्रेल एक महत्वपूर्ण फॉर्मेट है। दूसरा डिजिटल एक्सेसिबल बुक्स या ईपब, या फिर ऐसे भी ईपब होते हैं जो बहुत जल्दी तैयार किए जाते हैं, इस फॉर्मेट को भी हम लोग मान रहे हैं कि एक्सेसिबल फॉर्मेट है। नेक्स्ट है जो हमने कहा कि वही OCR प्रोसेस्ड वाला। फिर ह्यूमन नैरेटेड टॉकिंग बुक्स जो बनते हैं, जो काफी समय से हम ट्रेडिशनल तरीके से बनते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, क्योंकि उसमें आप ह्यूमन नरेशन, ह्यूमन इमोशंस, ये सब को बहुत अच्छे से ऐड कर पाते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी भी है, आवश्यक भी माना जाता है। और फिर एक लार्ज प्रिंट एक सुगम्य फॉर्मेट है, और लार्ज प्रिंट विथ ब्रेल भी हम लोगों ने इसके तहत एक विकल्प के रूप में रखा कि एक साथ ही कई बार टीचर्स के लिए, दूसरे सहपाठियों के लिए जो दृष्टिवान हैं या अन्य जो साथी हैं, उनको भी समझ आए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, एक नेचुरल अवेयरनेस भी हो और उनको समझ में आए, टीचर को भी समझ में आए कि बच्चा कहाँ क्या पढ़ रहा है। तो डुअल फॉर्मेट भी एक साथ हो, इसकी भी परिकल्पना हम करते हैं जी। यानी कि 6 कुल जो फॉर्मेट हैं जो इस स्कीम के अंदर लिए गए हैं। जी। तो अब बात आती है उनके निर्माण की। तो ये स्कीम एग्जैक्टली किस लिए है और कौन लोग इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं? ये स्कीम है ही कि ताकि पूरे देश का हर एक दृष्टि दिव्यांग बच्चा, व्यक्ति इसका एक लाभार्थी हो सकता है, और इस लाभार्थी के लिए यानी कि वो एंटाइटल्ड है। तो क्या वो डायरेक्टली इस योजना से लाभ उठा सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है कि वो हर बच्चा जो स्टूडेंट है या तो हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन में, वो एंटाइटल्ड है। लेकिन ये जो योजना की जो रूपरेखा बनाई हुई है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू की जाती है, और NIPVD जो हमारा राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। हाँ। जी। और हम यहाँ से कुछ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोगों ने बनाए हैं मिनिस्ट्री की सहायता से, अप्रूवल से। अभी वर्तमान में 24 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। जी। तो इस स्कीम का कौन लाभ उठा सकते हैं? वो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs जो कि ऑलरेडी किताबें बना रहे हो, ब्रेल प्रिंटिंग कर रहे हो या ईपब बना रहे हो, या जो नए लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये जानना चाहेंगे थोड़ा। देखिए, इसमें सिर्फ परिकल्पना है कि हम रिच ज्यादा कोई भी अंत्योदय वाला इस तरह का एक सोच है कि भाई अंतिम बच्चा भी जो है उसको लाभार्थी मिले, इसलिए कोशिश की गई कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बनी हैं इस योजना में,
ताकि पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो सके, हर राज्य में इसकी पहुंच हो सके। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो राज्य के थ्रू हम आवेदन लेते हैं, यानी जो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जी जो और लेकिन हमने इसमें ये भी है कि जो नया भी चाहें तो वो आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है। ब्रेल प्रेस में कई बार ऐसे हुए कि जहां उनके पास ब्रेल प्रेस नहीं था संचालित, उन्होंने मांगा और तो हम लोगों ने उनको भी दिया है। तो न्यू सेटअप भी हो सकता है या पुराने एग्जिस्टिंग का मॉडर्नाइजेशन या उनके कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए भी ये स्कीम मतलब परियोजना बनी। लेकिन इसमें एक थोड़ा टॉकिंग बुक में हम लोगों ने भी ये रखा है कि टॉकिंग बुक में जो एग्जिस्टिंग टॉकिंग बुक प्रोडक्शन सेंटर है उनका ही उसमें वर्तमान में केवल जो टॉकिंग बुक ऑलरेडी बना रहे हैं उन्हीं के लिए ये स्कीम है। हाँ, चूंकि टॉकिंग बुक बनाने की प्रक्रिया थोड़ी आप समझ सकते हैं कि जटिल भी है और ऐसे बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। हाँ, और इसके पीछे एक ये भी है कि फ्यूचर में टॉकिंग बुक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होगी। ईपब टेक्नोलॉजी और जो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो सकता है कि उस इमोशंस को भी ले आए। जी हाँ। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। वक्त के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है तो चीजें भी उसके अनुसार बदलती हैं। इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की किताबें एक्सेसिबल फॉर्मेट में बनाई जा सकेंगी। दो चीजें मैं कहूंगा, इसमें दो अनुभाग हम ले सकते हैं इसे दो भाग में। एक तो या तो दृष्टि दिव्यांग बच्चा पढ़ रहा हो स्कूल में, विद्यालयों में हो, या दूसरा हो सकता है कि वो पढ़े हायर एजुकेशन कॉलेज कहीं पढ़ रहा हो। तो स्कूल के लिए थोड़े अलग प्रावधान है। स्कूल के लिए कि वो जो भी टेक्स्ट बुक जितनी भी संख्या में या वर्क बुक या उससे रिलेटेड जो कुछ भी मटेरियल है जो स्कूल ने प्रेस्क्राइब किए हैं, करिकुलम के द्वारा प्रेस्क्राइब किए हैं, उन सबको वो ब्रेल में मांग सकते हैं। ब्रेल में या टॉकिंग बुक में या किसी भी फॉर्मेट में वो मांग सकते हैं। यानी स्कूल बोर्ड्स की जो भी करिकुलम होगा वो इस स्कीम में लेने वाली किताबों में माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें हम उसकी रणनीति पे तो बाद में बात करेंगे। वो एक बच्चा एंटाइटल है हर एक किताब का सुगम्य फॉर्मेट में पाने के लिए एलिजिबल है, सुगम्य फॉर्मेट में मिल पाए। जी। और कॉलेज के लिए लेकिन थोड़ा अलग जब है। हायर हायर एजुकेशन में आते हैं तो कॉलेज के बच्चे के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा उसमें एक कमेटी के द्वारा ही सुझाया गया था। बाद में जब ये बनी स्कीम गाइडलाइन इसमें आ गया कि एक बच्चा जो सामान्य कोर्स में हायर एजुकेशन में पढ़ा है, जैसे MA BA ऐसा कर रहा है, तो उसे 2000 पेजेस एक साल में ब्रेल के संदर्भ में मिलना है। यानी पर स्टूडेंट को यदि हम ब्रेल की बात करें तो वहां हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है। और ईपब के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे टॉकिंग बुक है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लार्ज प्रिंट, हाँ, लार्ज प्रिंट में भी हम लोगों ने ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। लार्ज प्रिंट फिर भी हम लोग डिस्करेज करना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, वो ज्यादा छोटे बच्चों के लिए मीनिंगफुल होता है। हम बड़े बच्चों को एड्स से सपोर्ट करें तो ज्यादा अच्छा होता है। जी, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लेकिन फिर भी अगर वो मांगेंगे तो वो कोई स्कीम कहीं उसको रोक नहीं रहा है। लेकिन लॉजिकली देखा जाएगा जरूरत के अनुसार जो चीजें उपलब्ध हैं। और 5000 पेजेस एक बच्चे को परमिशिएबल है अगर वो प्रोफेशनल कोर्स में, यानी किसी जैसे BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड LLB है तो उसमें 5000 उसे मिल सकते हैं। B.Ed कर रहा है तो 5000 पेजेस मिल सकते हैं उसे प्रिंट के एक साल में। हाँ, बाकी तो ईपब के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन इन डिजिटल बुक को जितने चाहे उतने वो कन्वर्ट करा सकते हैं। जी, वर्तमान में जो अभी प्रावधान है या जो जिनके नियम बन चुके हैं उसमें यदि हम फॉर्मेट वाइज बात करें तो हम ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई ब्रेल के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनना चाहता है तो क्या नियम है। ब्रेल के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के अपने कुछ क्राइटेरिया हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है एक क्राइटेरिया कि एक स्टेट में एक ही प्रेस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होंगी। फिर अगर वो दूसरे से ही आप आवेदन करते हैं तो हम उन्हें उस तरह के आवेदन को सामान्यतः मिनिस्ट्री स्वीकार नहीं करती है। हम लोग वो भेजते भी हैं। मतलब तो नियम ये है कि एक राज्य में एक ब्रेल प्रेस स्थापित की जाएगी इस स्कीम के तहत। जी, जो ब्रेल प्रेस के लिए है वो हम लोग जो ग्रांट है वो 2 करोड़ तक की ग्रांट जा सकती है और 1500 स्क्वायर फीट की उनके बिल्टअप एरिया रिक्वायर्ड है इस काम के लिए। ब्रेल प्रेस के लिए उनके पास सुरक्षित होना चाहिए और एडिशनल बिल्टअप एरिया 400 स्क्वायर फीट का स्टोरेज और ब्रेल पेपर ब्रेल बुक्स के स्टोरेज के लिए भी हम डिमांड करते हैं। यानी 1500 और 400 कर दे तो करीब 1900 स्क्वायर फीट का एरिया उनके पास होना चाहिए। इसी तरह से ईपब के लिए हम बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वो ब्रेल प्रेस वाले में ही थोड़ा सा एडिशनल सेटअप के साथ वो कर सकते हैं एडिशनल रूम के साथ, इसलिए हमने उससे सिर्फ 500 स्क्वायर फीट के बिल्टअप एरिया की बात की है।
जबकि हम ह्यूमन नारेटेड टॉकिंग बुक जहाँ पे बात करें तो वहाँ हम एक्सक्लूसिवली 1000 स्क्वायर फीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका डेडिकेटेड एरिया हो, Infrastructure इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हो और वो पहले से ही हो, जी, वो पहले usually- से ही, जैसे अभी आपने बताया कि पहले से ही वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो कर रहे हों। किताबों की। जी। और जो लार्ज प्रिंट है उसके लिए भी इसी तरह से है। 1000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि उनके पास होना चाहिए एक्सक्लूसिवली इसके लिए। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए वो ब्रेल प्रेस चला रहे हैं, अब वो लार्ज प्रिंट का मांगना चाह रहे हैं, तो उनके पास एडिशनल स्पेस होना चाहिए इतना, ताकि वो कर पाए। ऐसा ना हो कि फिर बाद में किस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हौच-पौच हो, हो, हौच पौच जी, हो जी। और वो कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन में बुक्स हों, क्योंकि बुक्स को केयर करना पड़ता है। ब्रेल बुक्स हैं तो अगर एक के ऊपर एक रख दिया आपने, बिल्कुल स्पेस नहीं रखा, एम्बॉस जो है हाँ, वो दब दब जाते जाएगा। हैं। ह्यूमिडिटी में प्रिंट वाले लार्ज प्रिंट वाले बुक हो तो पेजेस खराब खराब हो हो जाते जाते हैं हैं। तो print इसलिए के, ये जी। सब चीजों को प्रावधान इसमें करके रखा गया। मान लीजिए कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद के क्या प्रोसीजर है? अगर मैं टॉकिंग बुक्स के टर्म्स में कहूँ कि हमें एजेंसी मिल गई है, हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गए हैं, उसके बाद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी और क्या हमारे काम की नीति क्या रहेगी हमारे? देखिए, इसमें हम लोग तो बेनिफिशियरी मान रहे हैं एक दृष्टि दिव्यांग बच्चा या व्यक्ति। अब एक दृष्टि दिव्यांग बच्चा या व्यक्ति अब एनआईवीएच के आने के स्थान पर किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, वर्तमान में हमारे पास 24 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, हालांकि हमने 28 जगह पर ग्रांट इन एड का इनिशिएट किया था। कुछ जगहों पर जो ब्रेल प्रेस ठीक से नहीं चले थे तो हमने उनके ब्रेल प्रेसेस को वापस दूसरे के साथ मर्ज कर दिया, इसलिए हम 28 बोल करके फिर अब 24 पे आए हैं, इसलिए क्योंकि हमने मर्ज किया टेक्निकल एस्पेक्ट और अपने फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक वो तकनीकी एस्पेक्ट, तो जो 24 हमारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं उनमें कोई भी दृष्टि बाधित बच्चा या कोई संस्थान उसको अप्रोच कर सकता है, एक पत्र द्वारा डिमांड डाल सकता है। और बेनिफिशियरी का यूडीआईडी नंबर कंपलसरी है। अगर वो बेनिफिशियरी के यूडीआईडी नंबर के साथ एक आवेदन करता है तो उस आवेदन के साथ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो अपना प्रोडक्शन करती है, वो प्रोडक्शन करके उन्हें उपलब्ध भी कराती है और उनकी सूचना हमें देती है। अगर हम प्रोसीजर से चले, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 12वीं की स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी किताबों की डिमांड एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को दी और उसके साथ मुझे अपना यूडीआईडी कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स, अब यानी अगर मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ तो मुझे अपना आईडी कार्ड या स्कूल से लिखवा, क्योंकि देखिए डुप्लीकेसी से बचने की जरूरत बचने है के लिए, जी। उसमें सिर्फ ये डुप्लीकेसी कि अगर मान लीजिए विद्यालय इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हो सकता है कि विद्यालय में कोई और दूसरी एजेंसी ने डुप्लीकेसी प्रोडक्ट पढ़ाया हो, सकता है दे स्टेट दिया गवर्नमेंट से मिल जी, गया हो, जी, जी। इसलिए हम उनमें उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि जी। कहीं डुप्लीकेसी ना हो काम। जी, तो वो एक एप्लीकेशन लाके उन्होंने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को दी। फिर एजेंसी, उसके बाद एजेंसी का क्या काम आता है? क्या वो डुप्लीकेसी चेक करते हैं? जी, क्या देखिए, है? एजेंसी मतलब हम उन्हें ही एजेंसी बनाए हैं जो प्रोडक्शन कर सकते हैं। जी। अब वो जैसे उनके पास आवेदन आता है तो वो उसका प्रोडक्शन कर देंगे जो काम उन्हें मिला है, आवेदन मिला है। या मान लीजिए उसने ब्रेल मांगा है तो ब्रेल में दे देंगे। अगर वो टॉकिंग बुक वाला इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी टॉकिंग बुक मांगा तो उनको टॉकिंग बुक दे दिया जाएगा। अब जो प्रोडक्शन उन्होंने किया है उसके अगेंस्ट जो रेट हमने निर्धारित कर रखे हैं, रेट निर्धारित हैं और वो हमेशा हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग है वो उसको निर्धारित कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, तो निर्धारित है। और जब वो अपनी रिपोर्ट के आधार पर हर मंथली रिपोर्ट में हमें भेजते हैं कि कितने लोगों ने आवेदन किया, कितना प्रोडक्शन जी, किया। सर, मैं इससे और थोड़ा पहले आना चाहती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि किताब हमें मिल गई है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो पहले उसकी डुप्लीकेसी चेक करेंगे कि क्या वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है या नहीं है। अगर मैं हाँ, देखिए talking दो book बातें पसंद- हैं। जी, अब यदि ये डिजिटल कॉपी की बात कर रहे हैं, जैसे टॉकिंग बुक और ईपब की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो हम चूंकि इसमें कुछ डिलीवर ब्रेल तो है नहीं कि ब्रेल दे दिया उसे, इंडिविजुअलाइज चीज नहीं है ये, तो इस तरह के डिजिटल कॉपी प्रोडक्शन से पहले हम डुप्लीकेसी चेक करते हैं क्या पहले से वो अवेलेबल है। बिल्कुल जी। तो हमने इसके लिए मोडालिटी बनाई है कि उसको हम डुप्लीकेसी वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी तय करेगा, चेक करेगा कि है कि इसकी डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है, फिर वो हमें अपने अंडरटेकिंग के साथ हमें रिपोर्ट करेगा, फिर हम उसे कंफर्म करेंगे, तब वो उस कार्यक्रम को बनाएगा। अप्रूवल उसका लेना है पहले, नोडल। हाँ, क्योंकि ये जो सॉफ्ट कॉपी प्रिपरेशन है ना, ये कहीं दूसरे ने बना रखा हो, वो भी वो काम कर रहा है, तो एक बिल्कुल एक ही काम को दो बार करना जैसा हो गया, तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने इसमें रखा है। लेकिन अगर ये केस ब्रेल के केस में है जी, उसने ब्रेल पेज मांगे हैं, तो उसमें कोई डुप्लीकेसी की बात नहीं है। वो अगर उसके पास अवेलेबल है वो ब्रेल का प्रिंट दे करके उन्हें दे देगा, मतलब ब्रेल की इम्बोस्ड कॉपी उन्हें दे देगा, उपलब्ध करा देगा। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई
जब ब्रेल की बात आ रही है, उन्होंने प्रिंट बुक दी, चेक तो उसका भी होगा कि क्या इसकी ऑलरेडी एक नहीं, मास्टर तो कॉपी उस बनी है मास्टर या कॉपी नहीं का हम है? पे नहीं करते हैं ना मैम। ब्रेल के केस में हम मास्टर कॉपी नहीं देते हैं। कारण बताता हूँ कि ब्रेल में हम मानते हैं कि एक बार उसने सॉफ्ट कॉपी बना ली 100 बच्चों को देने के लिए, क्लास 6 का बना लिया, तो बार बार मास्टर कॉपी तो बनाएगा नहीं, तो सिर्फ वो तो यानी प्रिंट उसका देता है। खर्चा जो ब्रेल पेजेस बन रहे हैं उसमें आएगा हाँ, basically। उसमें ओके, ₹2.5 पर पेज देते हैं हम लोग। ओके, रिम्बर्समेंट जी, रेट यही है। जी जी जी। हाँ, तो हम जैसे कोई तो ब्रेल पेजेस के संदर्भ में जब प्रिंट की बात आती है तो हम उसको डुप्लीकेसी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ओके। सॉफ्ट कॉपी नहीं मांग रहा जी है। जी। आप जो सॉफ्ट कॉपी डेवलपमेंट के अगेंस्ट हमसे पैसे मांगते हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यानी उसको चेक मास्टर करना कॉपी पड़ता है। के हाँ, लिए मास्टर, क्योंकि जी। जैसे टॉकिंग बुक तो हुआ। सिर्फ मास्टर कॉपी ही होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल, एक बच्चे ने भी मांगा, मान लीजिए आपने एक किताब है अल्पदृष्टि पे किताब है, अब अल्पदृष्टि किताब का नाम है, आपने वो बना लिया, अब उस किताब को दूसरा बच्चा फिर से आया मांगने के लिए, तो आप फिर से प्रोडक्शन हमसे तो नहीं मांगेंगे। नहीं तो मांगेंगे। इससे बचने के लिए क्या करना होता है कि हम उसे चेक करते हैं। अगर किसी दूसरे संस्था ने भी बना दी है तो वहां से लेके आप सकती दिया है, जा जी। सकता है। यानी कि अप्रूवल हो गया, नोडल एजेंसी ने भी बोला कि भाई आप ठीक है, आप इसको बनाइए, किताब बन गई और उसके बाद उसको वो मिल गया। अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो एक हम लोग पूल बना रहे हैं जहां पर वो लेकर के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तुरंत उस बच्चे को दे देगा, तो उसमें प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बोलेगा ठीक है ये अवेलेबल है, ये ले लो। जी जी जी। है ना, तो वो तो पोर्टल सब बना जगह जितनी हमारे आप बता रहे हैं 24 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का क्या कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां पर से मास्टर कॉपी या उस पे काम जी, चल रहा है। उस पे काम चल रहा एक्चुअली कुछ कुछ है, जैसे हमारे देश में पहले ही NIPVD के द्वारा ही सुगम्य पुस्तकालय भी एक पोर्टल बना था जहाँ रिपोजिटरी है, तो वहाँ कुछ कुछ है। तो उस चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि हम जी, कैसे मास्टर कैसे? कॉपी के बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। उस पे मिनिस्ट्री के विभागीय स्तर पर भी काम हो रहा है। काम किए जा रहे हैं। जी अब स्टूडेंट है, एंड यूजर है, उसके पास किताब आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का भी अभी कोई और रोल है उनके पेमेंट का, या ये जैसे पूरे देखिए, महीने भर का किताब हाँ, कर वो लिया और जैसे फिर ये आपने एक केस बताया कि एक बच्चे ने दिया, ऐसा केस उनके पास रेगुलर बेसिस पे रेगुलर आएगा। आते होंगे। तो वो सारे केस को, या एक ही ऑर्डर पे बहुत सारे बच्चों के मिलते होंगे, जी। तो सारे ऑर्डर को वो कंप्लीट करेंगे, या जो भी उस महीने में कंप्लीट किए हैं उसकी रिपोर्टिंग हमें देते हैं। हम लोग एक पोर्टल भी बना रहे हैं जिसमें वो उसको एक महीने पे जैसे वो अपडेट करेगा तो फिर पेमेंट के लिए हम उसको इनिशिएट वहां से कर सकते हैं। तो उनको फिर रिम्बर्समेंट बेसिस पे जो रेकरिंग कॉस्ट है, दो बातें मैं रखना चाहूंगा यहाँ। दो तरह के हम फंडिंग प्रोविजंस है। एक इनिशियल सेटअप, जैसे मान लीजिए कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वहां पर शुरुआत में उनका विकास हो सके, वो प्रोडक्शन कर सकें, इसके लिए हम नॉन रेकरिंग GIA देते हैं। ओके। और नॉन रेकरिंग GIA उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए या उनके कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए। हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को एज अ नोडल ऑफिसर बताना चाहेंगे? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के साथ तो हमारी रेगुलर मीटिंग्स या वो चलती रहती हैं और हम लोग हमेशा उनसे कनेक्टेड रहते हैं। फिर भी एक उनको संदेश के रूप में ये देना चाहूँगा कि क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लाभ को कैसे पहुँचा सकें, इसको सोचने की जरूरत है। जैसे मैं एक छोटी सी चुनौती मानता हूँ कि नवंबर से हम लोगों ने एक नया नियम बनाया कि UDID कार्ड के बिना आप किसी बच्चे को उपलब्ध कराने से पहले UDID कार्ड लेंगे या उनका रजिस्ट्रेशन करके तब उनका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन लोगों ने इसे चुनौती मान रहे हैं UDID को, तो ये सब चुनौती नहीं, ये कहीं ना कहीं देश के सिस्टम को इम्प्रूव करने वाला है। तो इसलिए UDID का नंबर नहीं जिनके पास है, उनको UDID नंबर दिलाने में उन बच्चों को, उनमें NIPVD की मदद हम वो खुद करें या NIPVD से मदद लें जी। और हर बच्चे को UDID कार्ड दिलवाएं और उनको फ्री बुक्स दिलाने में उनकी मदद करें। यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। बहुत जगह हम कैपेसिटी है हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की, लेकिन वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। जिस प्रकार से हम ये सोच रहे हैं कि इस प्रोग्राम का प्रसार हो, इस स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जानें, इस तरह से वो भी अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में उस तरह का कुछ इनिशिएटिव लें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। भारत सरकार की इस बहुत व्यापक परियोजना को बताएं। बहुत बार क्या होता है, जो चीज़ें सामाजिक स्तर की चीज़ें होती हैं उनमें सिर्फ स्कीम काम नहीं करती है, स्कीम भी उतना ही काम करती है और जन साधारण तक उसकी जागरूकता बहुत जरूरत रहती है, लोगों को मालूम हो तो कि कई सारे बच्चों को नहीं पता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल स्कूल्स को इन्वॉल्व होना होगा इसमें। तो क्या आने वाले समय में आप लोग कुछ ऐसा भी प्रावधान रखेंगे कि बोर्ड्स को और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी इसमें शामिल करें या इसके बारे में जागरूक करें? कुछ ऐसी वर्कशॉप करना चाहते हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज के साथ करने से, देखिए मैम, हमारे देश में 600 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब
हर यूनिवर्सिटी के लिए क्या है कि हम कुछ बनाएं और एक कुछ मेल उनको इन्फॉर्म करें। हर जगह यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल वगैरह हैं, तो हम उनके ईमेल आईडीज को कलेक्ट कर करके भेजें। वो इनिशिएटिव है, उसमें आप लोग जैसे जो अनुभाग है इनका एक बड़ा क्रिटिकल रोल होगा कि मदद कर पाए। इनमें जो वॉलंटियर्स आए, एक एक यूनिवर्सिटी को एक एक वीडियो मेल करके, भाई हमारे पास ये स्कीम है, आप इसका लाभ लें, है ना। वो लेना चाहते हैं, बिल्कुल, वो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ना भी बने, उस पास में जो इम्प्लीमेंटिंग, मान लीजिए कोई उसके साथ हाँ collaboration छत्तीसगढ़ का कर कोई दें, कोई जी। यूनिवर्सिटी है, प्रेस चल रही है, रायपुर से जाकर के ले लें, ब्रेल प्रेस है, जी जी, बहुत अच्छी बात सॉरी कही रायपुर से आपने। बिलासपुर से ले लें, तो वही मतलब जो नजदीक का ब्रेल प्रेस है वहां से वो ले सकते हैं। जी। तो हर स्टेट में हमारा है, जैसे मान लीजिए भोपाल में ब्रेल प्रेस है, तो हम उनको बता दें कि वहां से आप ले लीजिए। तो हम लोगों ने हर जगह, हर राज्य में लगभग 24 जगह है, तो किसी किसी राज्य में भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट तक में भी, जैसे सिक्किम, मिजोरम में भी हमारा ब्रेल प्रेस मेघालय में एस्टेब्लिश्ड है। जी। कुछ कुछ राज्यों में नहीं हो पाया है क्योंकि थोड़ा एक तालमेल और कुछ पत्राचार और इसके कुछ तकनीकी कारण रहे, उस कारण से नहीं हो पाया, वरना हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर राज्य में एक सेंट केंद्र बने। जी, तो रिपोर्टिंग की जब बात आती है, हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन गए हैं, लास्ट में रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, क्या उसके नियम कोई है, कैसे रिपोर्टिंग है? का कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा एक पेज है कि उस मंथ में आपने कितने काम किए। पहले ज्यादा रिपोर्टिंग ब्रेल प्रेस के संदर्भ में होता था। जैसे देखिए ब्रेल प्रेस में क्या होता है कि हमने एक बड़ी सेटअप बनाई हुई, 1 करोड़ या उससे अधिक का अनुदान, बहुत ज्यादा का अनुदान भी मिला है लोगों को, मतलब एक मिला है स्कीम के तहत, योजना के तहत। तो अगर वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों अलग पक्ष है, दो एक पक्ष है। जैसे मैं साधारण सा एक बात बताना चाहता हूँ कि स्कीम में हमारा एक सेटअप हमने कर दिया, एक बार ग्रांट दे दी, अब वो बाद में रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी जानना हमारा अधिकार है कि वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो क्लेम ले। और दूसरा हमने योजना, ये इस योजना के अंतर्गत ये भी है कि वो अपने को रेकरिंग अमाउंट भी हमसे ले सकते हैं, मतलब चलने के लिए, चलने के दौरान जो उनका रेकरिंग अमाउंट है वो भी ले सकते हैं। टॉकिंग बुक में ऐसा ही है, एक सेटअप का पहले फंड दे रहे हैं और फिर उनको गतिमान बनाए रखने के लिए, उनका काम चलता रहे किताबें रिकॉर्डिंग के लिए, तो रिकॉर्डिंग के आधार पे हम उन्हें दिया जा रहा है और फिर रिइंबर्समेंट भी कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग ग्रांट। लेकिन हम तब भी, जिनको अगर मान लीजिए कि कोई हमसे ग्रांट नहीं भी ले रहे हैं नॉन रेकरिंग का, मतलब सॉरी रेकरिंग का, जैसे कि महीने का वो नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि अगर हमने एक बार उन्हें अनुदान दिया है तो क्या उससे कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज समझिए कि अगर हमने मान लीजिए कोई, ऐसे कह रहा हूँ कि देहरादून में एक टॉकिंग बुक की लाइब्रेरी को हमने एक 10 लाख रुपए अनुदान दिया कि टॉकिंग लाइब्रेरी उसकी अच्छी हो जाए। अब अगर अगली बार हम उसे ये भी कहते हैं कि आप जब रिकॉर्डिंग करोगे तो 1500 रुपए प्रति घंटा हम आपको वापस देंगे। हाँ जी। तो अगर आपने मान ली 100 घंटे की रिकॉर्डिंग की है तो 100 घंटे के हिसाब से आपको पैसे उतनी मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कल हमने सेटअप कराया है और वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बिल्कुल, तो ये भी उस केस में भी हम उन्हें ब्लैक लिस्ट करना, उनको उन पे कार्रवाई का, ये सब प्रावधान रख रहे हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा तो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम उनसे कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसका एक उदाहरण मैं रखता हूँ कि कोलकाता में हमारा एक ब्रेल प्रेस था जो इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा, जिस कारण से भी नहीं हो पा रहा, मैं उनको दोष नहीं देना चाहता, लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ की मशीन को उठा करके हम लोगों ने अमरावती में शिफ्ट किया, तो ये वो यूटिलाइज हो सके, बेसिकली यूटिलाइज हो सके, क्योंकि एक मशीन की कीमत करीब काफी 60-70 लाख से ऊपर की मशीन होती है। बिल्कुल, जो ब्रेल प्रेस के इम्पोजर्स होते हैं, बहुत हाई कैपेसिटी प्रिंटर होते हैं, तो उतने बड़े संसाधन को कहीं इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसी तरह से हम लोग सबके लिए, और कुछ कुछ चीज़ ऑपरेशनल होते हैं, जैसे हम कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रही है, तो उसको फिर हमारे इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग होती है और करीब साल में 2-3 बार के आसपास वो बैठक होती है। उसी में हम जिनका रिम्बर्समेंट है उनके इश्यूज को भी रखते हैं, कुछ और कहीं नया बनना है उनके इश्यूज को रखते हैं, या और कुछ वही और डिसीजन चेंज करना हो स्कीम में या कुछ, तो सारे डिसीजन उनमें होते हैं। और उसमें जेएस रैंक के एक अधिकारी मंत्रालय के, उनकी अध्यक्षता में होती है। तो उसी में सारे निर्णय इस योजना के गाइडलाइन के अनुसार जो भी निर्णय लेने हैं उसमें लिए जाते हैं। अगर कोई इस योजना के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहे तो वो किस माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं? हमारे वेबसाइट पे जाए, और हमारे वेबसाइट पे इस योजना के बारे में पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध हैं। हम लोग उसको और अब अपडेट करते भी रहते हैं और अभी हाल में और करने वाले हैं। तो हम कहाँ हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो देख सकते हैं, और उनका टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर वो जान सकते हैं।
कितनी हमारी कुछ प्रोडक्शन के लिस्ट विस्ट भी हैं, वो भी देख सकते हैं। कई सारे सूचनाएं हमारे जी वेबसाइट पे हैं। जी हाँ, यानी जो कि हमारे website पे स्टूडेंट्स है। के लिए भी है हाँ, जानकारी, सबके। और जो इम- इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एजेंसी है, उनके है लिए। या जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी है। दोनों के लिए, दोनों और तीनों एक के लिए है। जो सरकार ने अप्रूव्ड गाइडलाइन की है हमारे लिए, जो अप्रूव्ड गाइडलाइन है वो भी उपलब्ध है हमारे वेबसाइट, जी तो उनको भी देख वेबसाइट सकते हैं। हाँ। सर हम रिक्वेस्ट करेंगे वेबसाइट बता दें तो। हाँ, www.nivh.gov.in जो NIVH की वेबसाइट है, NIPVD जिसे अब हम बोलते हैं। हमारी वेबसाइट चूंकि मतलब उसका डोमेन पुराना है तो उसी पे अवेलेबल है। आप जाएंगे होम पेज पे, उनका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाकर के सभी को प्राप्त कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे जो लोग हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनना चाह रहे होंगे, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितना ग्रांट देते हैं और क्या क्या प्रावधान है इस स्कीम के तहत। इस परियोजना के तहत, हम इसे योजना नहीं बोलते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि योजना हमारी सिबडा है। सिबडा एक योजना है, उस योजना के तहत बहुत सारे उनके पार्ट हैं और उसकी परियोजनाएं हैं। तो हमारी ये परियोजना है, इस परियोजना के तहत हमारे दो ग्रांटिंग पैटर्न। एक है जो नॉन रिकरिंग ग्रांट यानी इनिशियल सेटअप के लिए देते हैं, और इनिशियल सेटअप के लिए अलग अलग तरह का सेटअप जो डिमांड करते हैं उस हिसाब से देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने ब्रेल प्रेस डिमांड किया तो उसकी ग्रांट 2 करोड़ तक की है, नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग जी यानी सेटअप के लिए 2 करोड़ सीलिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, और सब setup कुछ, के क्योंकि लिए। उसमें ब्रेल इम्बोजर और सब कुछ 2 करोड़ तक की लिमिटेशन है। अगर लार्ज प्रिंट यूनिट को सेटअप करना चाह रहा है तो उसके लिए जो लिमिट है वो स्थापना या आधुनिकीकरण दोनों के लिए मिल रहा है 70 लाख, और जो टॉकिंग बुक का है वो उन्नयन या आधुनिकीकरण के लिए सिर्फ है, जो हमने शुरुआत में कहा कि 10 लाख तक का है। और जो एक और ईपब का सेंटर है वो 6 लाख तक उसके लिए मिलना है। ये सभी मैंने नॉन रिकरिंग ग्रांट बताया, यानी कि शुरुआत में कोई सेटअप करने के लिए होगा। और इसके लिए प्रावधान ये है, इसके लिए एक एक्सपर्ट और ऑफिसर्स की टीम, उसमें से हम लोग प्रायोरिटी पे देते हैं कि कोई सीनियर ऑफिसर हो और एक कोई एक्सपर्ट हो, वो उस संस्थान को विजिट करते हैं। वो अपनी रिपोर्ट हम लोग यहाँ पर फिर स्क्रीनिंग कमेटी में प्रस्तुत करते हैं वो अपनी रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर इनको ग्रांट दी रिलीज जाती होती है। है। और रिलीज का सीलिंग ये है, और सीलिंग में भी फिर खर्च होता है। उसके और भी टेक्निकल एस्पेक्ट है कि जो हम उनको कई बार वो देने का तरीका अपना है, तो वो सब तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो भारत सरकार के ग्रांट में होती है, वो होता है। लेकिन नियमानुसार जो है वो किया जाता है। दूसरा एक जो ग्रांटीनेट है वो रेकरिंग का। मान लीजिए कोई हमारा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन गया, हमने उन्हें सेटअप कर दिया, लेकिन उसको रन कराना है, उनको चलाना भी है, तो वो चल पाए इसके लिए कुछ रेकरिंग कॉस्ट होते हैं, तो वो भी हम लोग इस योजना के तहत रखते हैं कि कैसे दिए जा सकते हैं। और रेकरिंग अलग अलग है। यदि आप ब्रिल प्रेस कर लें तो ब्रिल प्रेस का प्रोडक्शन के आधार पर है, तो यानी कि हम 2.5 रुपये पर पेज उन्हें रिम्बर्स करते हैं, उसमें सारे कॉस्ट उनके शामिल हैं। अगर मान लीजिए हम ये उम्मीद करते हैं कि वो 2 लाख पेजेस वो प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको 10 लाख रुपए रेकरिंग ग्रांट यहाँ से रिलीज होगी। हाँ, लेकिन रेकरिंग ग्रांट हम लोग महीने नहीं 2-3 महीने में एक साथ इकट्ठा करके यूजुअली जो प्रक्रिया है, हाँ नियम है उस हिसाब से करते हैं। तो 2.5 रुपये पर पेज के साथ हम रिम्बर्समेंट करते हैं, यानी पहले वो खर्च करते हैं, हम रिम्बर्स करते हैं। नॉन रेकरिंग ग्रांट पहले रिलीज की जाती है, लेकिन रेकरिंग ग्रांट में हम रिम्बर्समेंट मोड पे काम करते हैं, यानी जो बिल वो सबमिट करते हैं तब हम करते हैं। दूसरा जो बड़े छापे वाला किताब होगा उसका 1.5 रुपये पर पेज, 5 रुपये पर पेज जो कलर होगा उसके लिए, और 1.5 रुपये मोनोक्रोम के लिए। तो वो प्रोविजन है कि ये इस हिसाब से हम उसको रिम्बर्स करेंगे। कलर पेज भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है, उस हिसाब से उनको डिमांड जैसी आती है वो जैसा देते हैं उसके हिसाब से रिम्बर्समेंट होगा। दूसरा जो टॉकिंग बुक प्रिपरेशन होता है, तो उसमें हम लोगों ने स्कीम ने गाइडलाइन परियोजना के तहत 1500 रुपया प्रति घंटा रिकॉर्डिंग, फिनिश रिकॉर्डिंग जो आती है, जो पूरी तरह से बन करके आती है, उस रिकॉर्डिंग के आधार पे होगा। और सबसे अंतिम एक ईपब का जो है, तो ईपब के लिए हम लोगों ने 70 रुपये प्रति पृष्ठ जो है रिकॉर्डिंग सभी चीज़ के लिए, लेकिन हम इसमें शर्त रख रहे हैं कि ये मल्टीपल फॉर्मेट में हमें करके दे। ये नहीं कि केवल ये है, वो हमें उसके जो दूसरे फॉर्मेट्स में, उसके जो मशीन ऑडियो से रिकॉर्डेड फॉर्मेट है उसमें भी कन्वर्ट करके दें, तो हमने एक्सपेक्टेड है, तभी इसमें हमने उसको जोड़ा है इन सब चीज़ों को। और इन सब के अलावा भी हम लोग एक मैकेनिज्म भी रख रहे हैं कि ये प्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी है कि नहीं है, हाँ, तो उसके लिए भी हम लोग मैकेनिज्म रख रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ही वो सब चीज़ को पूरा कराएं, और एक कोई थर्ड पार्टी टाइप का क्वालिटी का भी चर्चा चल रही है उस पर। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि नॉन रिकरिंग ग्रांट के बाद हम मॉनिटरिंग के पर्पज से 20% जो डाटा आते हैं, जैसे मान ली कहा कि ब्रेल पेज हमने इनको प्रिंट करके दे दिया,
20% को टेलीफोन करके फ़ोन करके, क्योंकि हम यूडीआईडी कार्ड लेते हैं, Cross check मोबाइल नंबर करते लेते हैं, क्रॉस चेक हम करते हैं, मतलब एनआईपीवीडी करता है। फिर ये मंत्रालय में भी जो उनका अपना जो वहाँ एक सिस्टम है, उसके तहत 10% को फिर से रैंडमली चेक किया था। तो क्रॉस वेरीफाई ऑलमोस्ट बहुत सारे परसेंटेज को मतलब एक ये तरह से नहीं कह है सकते कि हैं। आपने ग्रांट ले लिया या काम यदि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरफ से ऊपर नीचे हो रहा है या गलत हो रहा है तो उसको मॉनिटर नहीं किया नहीं किया, जाएगा। मॉनिटर किया जा रहा है। मॉनिटर करने का भी एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है इसमें। जी। और अगर कोई हमारा नहीं करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट करने और उस तरह के कई उसके सारे वो सरकारी थे। प्रावधान जो नियम से हैं वो हैं। डॉक्टर पंकज कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने इस स्कीम के बारे में इतने डिटेल में आपने बताया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूँगा कि इस मंच द्वारा आप जो हमारी परियोजना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि हर एक बच्चा इससे लाभान्वित हो। जिस महत्वाकांक्षा, आकांक्षा और अपेक्षा के साथ ये परियोजना शुरू की गई थी वो अपने लक्ष्य तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।